हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी। जैसे कि आपको पता है कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होने वाला है 5 तारीख को, यानी कि 5 मार्च को। तो उसके रिगार्डिंग मैंने 25 क्वेश्चंस जो हैं साइंस के, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की संभावना है, तो उसको कंपाइल किया है। तो आप देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीन है, यानी कि ये पूछा है जीन क्या है। तो डीएनए का एक भाग है, डीएनए व हिस्टोन का एक भाग है, ये उपयुक्त सभी या दोनों हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डीएनए का एक भाग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि वो एक रोग है जो एक जेनेटिक डिजीज़ है, उससे क्या इफ़ेक्ट होता है, तो उससे ब्लड इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इसका आंसर आप इससे भी याद रख सकते हैं, जैसे नैनो में नो है ना पीछे, तो देखिए नोरियो टानीगुची 1974। तो 1974 याद रखना इंपॉर्टेंट है। नोरियो से भी आप याद रख सकते हैं, तो नैनो में नो से याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, ब्रेड या डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाली हानिकारक रसायन का क्या नाम है? तो यानी कि जो ब्रेड में जो केमिकल यूज़ होता है उसका नाम पूछा है। इथाइल ब्रोमेट नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं होगा, मिथाइल क्लोराइड भी नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा पोटेशियम ब्रोमेट। ओके, आगे देखिए, किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यूकेपीएससी पूछता है इस तरीके के प्रश्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अग्न्याशय। ठीक है, नेक्स्ट, रक्त का थक्का स्कंदन बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसके लिए कौन सा जो विटामिन है वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन के। इसमें जैसे विटामिन डी ऑप्शन बी दे रखा है, उसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो कि सूर्य की किरणों से हमें जो विटामिन मिलता है तो विटामिन डी मिलता है, ये याद रखने की आवश्यकता है। जैसे अमूमन पूछ लेता है इस तरीके से, आम बोलचाल के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिनको हम गौर नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे देखिए, लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो जो लवणीय जल में उगते हैं उन पौधों को कहते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, आगे देखिए, मांसपेशीय प्रोटीन है, तो मायोसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे नेक्स्ट है, किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? तो इसका साउंड वेव्स यानी कि ध्वनि तरंग हो जाएगा। रेडियो तरंगे नहीं होगा, एक्सरे भी नहीं होगा, और परावैंगिक किरणें भी नहीं होगा। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताऊँ, परावैंगिक किरणों को रोकने का जो काम करती है वो ओजोन लेयर करती है, लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो उससे ये इफ़ेक्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, RH फैक्टर नाम का आधार है। तो यानी कि जो RH फैक्टर नाम से है वो किससे संबंधित होगा? तो ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन था जिस दौर में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर बहुत कम लोग जान पाए थे, हालांकि जब आंसर किया आए तो समझ आया। तो इसका आंसर है रीसस बंदर, इसका आंसर हो जाएगा। मार्स एक गैस है, जो मार्स गैस है वो क्या है? तो वो मीथेन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव जीनोम यानी कि ह्यूमन जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया, कब किया गया? तो 2003 इसकी डेट याद रखनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीएनए में नहीं पाया जाता, तो जैसे कि आपको पता है ग्वानिन, एडेनिन ये सब पाया जाता है, लेकिन यूरेसिल नहीं पाया जाता। तो आप इसको देखकर भी आप इसको अलग कर सकते हो कि यानी कि ये नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं को इम्पॉर्टेंट ये याद रखना, नहीं को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लिक करे कि हाँ नहीं पूछा गया है इसमें। उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। तो कैल्शियम फास्फेट इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन चारों सिमिलर हैं, देखिए कैल्शियम पूछा गया है, तो थोड़ा फॉस्फेट से आपको याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यानी कि पॉलीमर नहीं है? ठीक है, तो पॉलीमर कौन सा नहीं है? तो प्लास्टिक हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक प्राकृतिक नेचुरल नहीं है। आगे देखिए, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, तो ये करता है आपके दांतों को। ठीक है, विकासकारी सफलता के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए। तो डीएनए जनन द्रव्य डीएनए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था, यानी कि जो ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था उसका करेक्ट आंसर है तंबाकू। और फिर नेक्स्ट देखिए, पोलियो की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो विषाणु के कारण पोलियो की बीमारी होती है। ठीक है, दही में कौन सा बैक्टीरिया बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? जैसे कि ये भी पूछ लेता है कई बार, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में किस बैक्टीरिया की भूमिका रहती है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। ठीक है,
आगे देखिए, कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि पहुंचाने में जिम्मेदारी मानी जाती है। देखिए आपने बहुत बारी हाल के दिनों में न्यूज़ में रहा है पिछले 1.5 साल से कि जो यमुना के किनारे जो ताजमहल बसाया है शाहजहाँ द्वारा जो बनाया गया था, उसमें क्या हो रहा है कि रेगुलर आप देख पा रहे होंगे उसमें येलोनेस आ रही है। जैसे कि वो वाइट था, संगमरमर से बना था, लेकिन उसमें येलोनेस आ रही है। तो उसका एक रीज़न है कि जो यमुना पॉल्यूटेड यमुना हो चुकी है, जिसकी वजह से उसमें जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसकी अधिकता बढ़ने से उसमें येलोनेस आ रही है। तो इसलिए ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए इन्होंने इस तरीके से ये डिज़ाइन करके पूछा गया है। आगे देखिए, एक जलीय पर्यावरणीय तंत्र में शैवाल प्रस्फुटन का प्रमुख कारण है, तो सुपोषण इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से वायुमंडल में कौन सी सतह परत पृथ्वी के सबसे निकट है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे इसको। ये प्रश्न पटवारी में भी पूछा गया था और बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, यानी कि एसएससी से लेके आप यूकेपीएससी, यूके SSS में कई बार ये हिंदी में दे देता है क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, और कई बार प्योरली इंग्लिश में देता है, जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। ट्रोपोस्फीयर इसका सबसे निकट हो जाएगा और एक्सोस्फीयर सबसे बाहरी होगा, जिसको बहिर्मंडल कहते हैं और इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है। नेक्स्ट देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो देखिए, अगर आपने एज इट इज़ नहीं पढ़ा है, अगर एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है आपने, तो आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसका जो याद रखना है वो मिथाइल तो है, लेकिन आइसोसाइनेट है, ठीक है, ये ज़रूरी याद रखना। देखिए नीचे वाला भी आप देख पा रहे होंगे सिमिलर ऑप्शन है, तो ये आपको चैलेंज कर सकता है। इकोलॉजी शब्द, तो आप इसमें हैकेल को याद रखिए, हैकेल यानी कि इकोलॉजी हैकेल। इकोलॉजी को किसने हैक किया था, तो हैकेल ने हैक किया था। इससे भी आप याद रख सकते हैं, याद ही तो रखना है ना। ऑप्शन आएंगे 4, आपको एक को मार्क करना है ना। तो सामान्य वर्षा का जल pH होता है तो 5.6। आप जैसे जानते होंगे कि 0 से 14 के बीच एक स्केल होती है, तो 7 उसमें उदासीन होता है, और बिलो 7 जो होते हैं वो एसिड होते हैं, और 7 से जो अबव होते हैं वो होते हैं क्षार यानी कि बेस, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और बाकी आप प्रकृति से भी समझ पाते होंगे, जैसे कोई क्षार क्या है, और जिसमें गाढ़ापन होगा वो एसिड होगा, और जो क्षार यानी कि जिसमें तरलता सीमित होगी उसको हम क्षार कहेंगे। आहार के उस घटक को नामित कीजिए जो उस रूप में आत्मसात या पाचित होता है, तो विटामिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या आज के दिनों में जो पर्यावरण बहुत अहम मुद्दा है उसमें ये प्रश्न पूछना लाजमी है, ठीक है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, तो यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, ठीक है। सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं, तो प्लस माइनस ग्लूकोज। कौन सी यांत्रिक तरंग है, तो फिर वही यानी कि साउंड वेव्स। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित होती है। ये आपको क्वेश्चन, ये थोड़ा आपको टिपिकल लग सकता है, क्योंकि बहुत सोचना पड़ता है एग्ज़ाम हॉल में जब इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो इसकी श्यानता घटती है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 10⁻⁹ मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भूस्तरीय उपग्रह का परिभ्रमण काल क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 24 घंटे है। जैसे कि आप परिभ्रमण और घूर्णन में अगर यदि आप कंफ्यूज होते हो, तो आप एक चीज़ को समझिए, अगर आप एक जगह पर स्थिर हैं और आप घूम रहे हैं, उसी अक्ष पर घूम रहे हैं जहाँ पर खड़े हैं, तो उसको घूर्णन कहते हैं। लेकिन यदि आप किसी चेयर को या किसी खंबे को आधार मानकर चारों ओर उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसको परिभ्रमण कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ज्योग्राफी से भी इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा होता है। और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो IUCN के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। तो रेड डेटा बुक दरअसल जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट जो भी स्पीसीज़ होती हैं, यानी कि जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या जिनका अभी अस्तित्व खत्म होने की या क्षीण होने की अवस्था में है, उनको इसमें इस रेड डेटा बुक में रखा जाता है। तो इसका नाम रेड डेटा बुक इसीलिए है कि ताकि ये अलर्ट के प्रोसेस में रहे, यानी कि रेड डेटा बुक यानी कि रेड एक तरीके से अलर्ट का ही सिग्नल होता है।
तो इसलिए इसका नाम रेड डेटा बुक है। एक दूसरी बुक होती है, आपको बता दूं, ब्लू डेटा बुक। ये भी कई बार पूछी जाती है, तो ब्लू डेटा बुक से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लू डेटा बुक जो होती है एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो होता है, जो पीएम को सिक्योरिटी देता है, उसके रूल एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो उस बुक में होते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। तो इसको आप रेड डेटा बुक साइंस से रिलेटेड मान सकते हो और IUCN इसको प्रकाशित करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही 25 क्वेश्चन दोबारा है, अगर संभवतः हो पाए तो एक वीडियो और आएगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।